हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ केवीएस आर्ट एजुकेशन एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। इवन आज उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब करूँगी जिससे रिलेटेड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे। मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अपने न्यू व्यूवर्स को कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कमेंट किए हैं, उससे रिलेटेड मैंने आज वीडियोस बनाए हैं। अच्छा, ये पिक्चर के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे सिंपल तरीके से पूछा गया था ये पिक्चर किस टाइम ड्यूरेशन की रही थी। मेवाड़ शैली की। ठीक है, मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली से रिलेटेड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे 4 फेमस आर्टिस्ट रहे थे। शहाबुद्दीन, जिनको साहबादी के नाम से भी जाना जाता है। शहाबुद्दीन ने ये पिक्चर, जो ये पेंटिंग दिख रही है, ये पेंटिंग टेम्परा ऑन पेपर पर बनाए थे। शहाबुद्दीन ने इस पेंटिंग का नेम है मारू रागिनी। मारू रागिनी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टास्क किया है, यहाँ अदर आर्टिस्ट रहे हैं। शहाबुद्दीन के बारे में जितने इम्पोर्टेंट वर्क हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। ये पिक्चर आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क थे शहाबुद्दीन के। इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शहाबुद्दीन का एक बहुत फेमस वर्क है 1630 का, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1630 में रसिक प्रिया शहाबुद्दीन के द्वारा बनाया गया है। देन 1628, 1628 में इन्होंने रागमाला चित्रित किया। रागमाला। 1653 में उत्तर उत्तरकांड, ये इनकी सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति है, सबसे अच्छा चित्रण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट वर्क कौन सा रहा था तो उत्तरकांड था। कब बनाए थे? 1653 में शहाबुद्दीन के द्वारा बनाया गया है। 1655 ईस्वी में इन्होंने सुकर क्षेत्र कांड बनाए थे। सुकर क्षेत्र कांड। नेक्स्ट इन्होंने जो मारू रागिनी बनाए हैं, ये वाले पिक्चर जो है मारू रागिनी, अगर पूछा जाए कि ये मारू रागिनी कहाँ पर एग्जिबिट है, किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय संग्रहालय जिसे बोलते हैं नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है मारू रागिनी। मारू रागनी में राजा रानी ऊंट पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। पता है, जब आपने थ्योरी पढ़ी होंगी तो थ्योरी में, अगर आपने पिक्चर नहीं भी देखे होंगे देन थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया है टर्म्स में, लाइंस में, कि राजा रानी ऊंट पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंपल तरीके से ये पोर्ट्री दी हुई थी और पोर्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये जो पोर्ट्री है ये किस टाइम ड्यूरेशन की थी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत फेमस रहा है कि यहाँ पे जो पॉटरी बनाई जाती थी वो अर्थनवेयर रेड कलर में होते थे, ब्लैक से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स लाइनिंग की जाती थी। और इस पिक्चर के बारे में हमने अभी आपके साथ सर्टेन 10 डेज पहले, 10 क्या 8 डेज ही समझिए, प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया था, इम्पॉर्टेंट रहा था एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। लॉयन कैपिटल सारनाथ का बहुत फेमस रहा है, तो लॉयन कैपिटल से क्वेश्चंस पूछा गया था कि लॉयन कैपिटल जो है इसमें क्या बनाया गया है, फ्लावर में। फ्लावर में क्या बनाया गया है? मैं प्रॉपर थोड़ा लॉयन कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन फ्यूचर एग्जाम के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ सिंपल तरीके से पूछ लिया गया था क्वेश्चन में कि फ्लावर कौन से बनाए गए हैं। ठीक है, तो फ्लावर में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं थी, बताइए था कि लोटस ही बनाए गए हैं। अब देखिए सारनाथ का लॉयन कैपिटल का डायरेक्शंस बता देती हूँ। सारनाथ का जो स्तंभ है कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके सिर पर 4 स्तंभ हैं। दीज वन
3 और एक पीछे है, 4 स्तंभ हैं और पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं। अगर पूछा जाए ये लोग कैसे बैठे हैं तो पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं। इसके शिखर का भाग बहुत सुंदर है और आकर्षक भी है और इसे राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम का गौरव दिया गया है, गौरव प्राप्त किया। इसके बाद सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश, अगर पूछा जाए कि प्रथम उपदेश बुद्ध को कहाँ मिला था तो सारनाथ में ही मिला था। धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं। इसी उपलक्ष्य में अशोक ने 242 मतलब 242 ईसा पूर्व का ये स्तंभ रहा था, ठीक है, यहाँ पे स्थापित कराए थे 242 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए इसका लैंग्वेज क्या था, तो याद रखना है आपको पाली भाषा, ठीक है, भाषा क्या थी, पाली भाषा। सारनाथ का प्राचीन नेम क्या था, तो ऋषिपत्तन था, ऋषिपत्तन या फिर मृज्ञान भी कह लें। और सारनाथ का डायरेक्शंस देख लीजिए कैसे कैसे था, लाइक कुछ इस शेप में, ठीक है। देखिए उत्तर में क्या था, उत्तर में था सिंह जिसे शेर कहते हैं, और दक्षिण में था घोड़ा, और पूरब में था हाथी, और पश्चिम में बैल यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो चक्र है, चक्र अगर पूछा जाए तो चक्र के बारे में तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस शीर्ष पर एक जो चक्र है उसका साइज है 2 फीट 9 इंच। चक्र का साइज क्या है, 2 फीट 9 इंच। और चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24। जिस तरह हमारे फ्लैग में होता है ब्लू कलर में 24 तीलियां बनाई जाती है, वैसे यहाँ पे चक्र में भी 24 तीलियां दिखाई गई हैं। और ये कहाँ पर एग्जिबिट है, सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ म्यूजियम में एग्जिबिट है। जब आप एंट्रेंस गेट से जैसे एंटर करेंगे ना तो बिल्कुल फ्रंट में ही रखा हुआ है। सिंह जो है वो शौर्य, निर्भीकता, स्फूर्ति का प्रतीक है। घोड़ा राज्य विस्तार का प्रतीक है। हाथी विशालता चातुर्य का प्रतीक है। और बैल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पिक्चर्स देकर पूछा गया था किस टाइम ड्यूरेशन का था, जहांगीर काल का है। जहांगीर टाइम ड्यूरेशन का रहा है, बहुत फेमस है। और आर्टिस्ट का नेम था मंसूर। मंसूर पक्षियों के चितेरे कहे जाते हैं और ये बाज पक्षी है। कलरफुल आया हुआ था एग्जाम में, एक्चुअली मैंने ये पिक्चर्स ले लिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही पिक्चर देकर पूछा गया था कि इसका मीडियम क्या है। मीडियम दैट मीन्स माध्यम जिसे कहते हैं। मीडियम था एचिंग, जिसे हिंदी में अम्लांकन कहा जाता है। अम्लांकन में बनाया गया था किसके द्वारा, ज्योति भट्ट। और ज्योति भट्ट कौन है, ज्योत्सना भट्ट के हस्बैंड है ज्योति भट्ट। इन्होंने अम्लांकन में रेडी किए थे देवी। इस वर्क का नेम क्या है, तो देवी नेम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने ये कहा है कि हुमायूं का मकबरा है। अच्छा, मैं आप लोगों को हुमायूं का मकबरा भी दिखा देती हूँ। ये है बीबी का मकबरा, ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, ये बीबी का मकबरा है। दिस वन, ये है हुमायूं का मकबरा। और आपने एग्जाम दिया है तो आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड होगा कि एग्जाम में एज इट इज तरह के पिक्चर्स दिए हुए थे, बैकग्राउंड कलर्स सारे सिलेक्शन ये वाले थे। और ये है हुमायूं का मकबरा। सो डिफरेंस क्लियर हो गया। सो फ्रेंड, जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये हुमायूं का मकबरा है, प्लीज़ एक बार और मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड आपको कम्युनिटी में पिक्चर्स भी अपलोड करके पूछे थे कि हुमायूं का मकबरा और बीबी के मकबरा में डिफरेंस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ताजमहल का एज इट इज
कॉपी, जिसे ताजमहल की नकल कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ताजमहल के साथ भी सिलेक्ट किया है। ये वाला पिक्चर एग्जाम में, ये वाला पिक्चर नहीं आया था, बट मैंने यहाँ गूगल से ये वाला पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है। एग्जाम में जो मैंने अपनी ऊपर स्क्रीन पर दिखाया है, ये वाला पिक्चर आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। दिस वन इज हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के डिजाइनर कौन थे? मीर मिर्जा ग्यास, जिनको बोलते हैं मिराक मिर्जा ग्यास। नेट जेआरएफ में पूछा जाता है ना, मीर मिर्जा ग्यास और ऐसे मिराक मिर्जा ग्यास। उन्होंने डिजाइन किए थे हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा किसके टाइम ड्यूरेशन में बना है? अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। अकबर कौन थे? उनके बेटे थे। और बनवाया किसने है? किसके सन, देखिए टाइम ड्यूरेशन था अकबर का, और अकबर की मदर थी हाजी बेगम, इन्होंने बनवाया। और बनाने वाले जो डिजाइनर थे वो थे मीर मिर्जा ग्यास या मिराक मिर्जा ग्यास। और डबल डोम कही जाती है हुमायूं के मकबरा में, हमेशा पूछा जाता है डबल डोम गुंबद है। और ये है बीबी का मकबरा। यहाँ पर देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पिक्चर्स कुछ सिमिलर था, इसलिए थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दीज वन इज ताजमहल, और ताजमहल का एजिटिस्ट कॉपी कहा जाता है बीबी के मकबरा को। देखिए कितना ज्यादा सिमिलर लग रहा है ना। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनसे रिलेटेड आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड वीडियोस, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस ने प्रॉपर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज मैं उन क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिनसे रिलेटेड मुझे कॉमेंट्स आए हुए थे। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राजा रवि वर्मा ने किस मीडियम में काम नहीं किए थे? ऐसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने किस मीडियम में काम नहीं किया, वर्क नहीं किया। तो देखिए ऑप्शन में ओलियोग्राफी था, है ना, ओलियोग्राफी, ओलियोग्राफी था। और सेकंड ऑप्शन में क्या था? पेंटिंग करके था। पेंटिंग, तो उन्होंने पेंटिंग भी किया है, ओलियोग्राफी भी किए हैं। और थर्ड मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है। और ऑप्शन में था ये फ्रेस्को, तो उन्होंने फ्रेस्को में वर्क नहीं किया। ठीक है, तो राइट आंसर तो यही होने के चांसेस है कि राजा रवि वर्मा ने फ्रेस्को में वर्क नहीं किए। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी राजा रवि वर्मा के बारे में। 28 अप्रैल 1848 इस टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर 1906 ये इनका डेथ टाइम है, इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा रवि वर्मा बेसिकली इन्होंने अपनी एजुकेशन जो लिए थे ऑयल कलर की, पूछा ही जाता है जैनसन से। और इनके दूसरे गुरु थे आलमगिरी नायडू। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने ऑयल कलर का एजुकेशन किससे लिए? थियोडोर जैनसन से। सेकंड है, उनके दूसरे गुरु थे आलमगिरी नायडू, आलमगिरी नायडू। क्लियर। और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? देखिए 1866 में, 1866 में इनको मिला था बंगाल ऑफ ऑनर अवार्ड। 1873 में राजा रवि वर्मा को मद्रास के गवर्नर द्वारा प्रदर्शनी में मिला था प्रथम पुरस्कार। उसके बाद 1880 ईस्वी में इनको पुणे से मिला था गायकवाड़ अवार्ड। 1892 ईस्वी में इनको वियना प्रदर्शनी में अवार्ड मिला। 1904 में राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी, जिसे नाइकहुड की उपाधि से सम्मानित, मतलब नाइकहुड भी कहा जाता है। इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किए थे 1894 में। ठीक है, 1894 में इन्होंने लिथोग्राफी ओलियोग्राफी, ठीक है, ओलियोग्राफी की स्थापना किए थे।
और ओलियोग्राफी में इन्होंने पहली प्रिंटिंग रेडी की थी। उस प्रिंटिंग का नेम था बर्थ ऑफ शाकुंतला, शाकुंतला का जन्म। और अगर इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जाए कि 1894 में इन्होंने जो लिथोग्राफी ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन रेडी की है वो कहाँ पर लगाए थे, तो मुंबई के घाटकोपर में जर्मन तकनीशियनों के द्वारा। कितने जर्मन तकनीशियन थे? 4, 4 थे। इनके फेमस वर्क है, देखिए यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, बस बता दे रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, शाकुंतला, दुष्यंत, शाकुंतला वियोग, कृष्णा और बलराम, रावण व जटायु, सागर मान मर्दन, वीणा वादिनी, कुलीन महिलाएं, दर्पण लिए महिला, नारी युवती, महाराष्ट्रियन वुमेन, नल दमयंती, द गैलेक्सी, मत्स्य गांधी, हंसदूत, चांदनी रात में सुंदरी जिन्हें कहते हैं लेडी इन द मूनलाइट, इंद्रजीत विजय, माता पुत्र, नायक लेडी, भिक्षुड़ी, द बेगम बाथर्स, सब्जी बेचने वाली, तालाब में लौटते हुए, हल लिए हुए महिला, पुष्प वाटिका और मालाबार स्त्री। मैंने जितने भी एक्सप्लेन किए हैं ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि राजा रवि वर्मा, इनको भारत का कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत के कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है, राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कहे जाते हैं और इनको चित्रों का राजकुमार भी कहा जाता है। चित्रों का राजकुमार, राजकुमारों का राजकुमार, और मतलब चित्रों में इनको राजकुमारों का राजकुमार कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। यूरोपीय शैली के आधार पर इन्होंने विषय भारतीय, बेसिकली इनका जो पेंटिंग करने का स्टाइल था वो वेस्टर्न, और इनके सब्जेक्ट मैथोलॉजिकल जो होते थे वो इंडियन होते थे। क्लियर। और इनकी फिल्म है रंगरसिया, जिसे बोलते हैं फैशन ऑफ कलर, फैशन ऑफ कलर। राजा रवि वर्मा की चित्र शैली कैसी थी, तो यथार्थवादी, यथार्थवादी दैट मीन्स रियलिस्टिक, रियलिस्टिक वे में काम करते थे। राजा रवि वर्मा के चित्र लगभग हर घर में शोभा बढ़ाते हैं। राजा रवि वर्मा के जो अधिकांश चित्र थे वो चित्रालय आर्ट गैलरी, चित्रालय आर्ट गैलरी में एग्जिबिट है त्रिवेंद्रम में। राजा रवि वर्मा ने जो केरल के नारियों के चित्र बनाए थे वह टीशियन और पीटर पॉल रिबन्स से कंपेयर किए जाते हैं, उनकी याद दिलाते हैं। और टीशियन और पीटर पॉल रिबन्स कौन थे? टीशियन और पीटर पाउल रिबन्स। देखिए टीशियन के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पीटर पॉल रिबन्स। टीशियन बिलोंग करते हैं हाई रिनेसेंस वेनिस के आर्टिस्ट रहे हैं, और पीटर पॉल रिबन्स हैं बरोक आर्टिस्ट। सो जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो हमने राजा रवि वर्मा के बारे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरा एक यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्टिस्ट करके, वहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं जैसे राजा रवि वर्मा के बारे में आपको पूरे प्रॉपर एक एक लाइन कंटेंट मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन में कि लक्ष्मण गौड़ किस माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस थे। देखिए क्वेश्चन के टर्म चेंज हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड ही रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली तो क्वेश्चंस याद रखना पॉसिबल नहीं है। देखिए अम्लांकन एचिंग में के लक्ष्मण गौड़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। एक फेमस प्रिंट मेकर है, 1940 में इनका जन्म हुआ है। एक छापाकार है, छापाकार और जिन्हें प्रिंट मेकर कहा जाता है, और ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था, निजामाबाद। पूछा जाता है के लक्ष्मण गौड़ का, तो काफी बार आपने नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए होंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, हैदराबाद, निजामाबाद, ये सब ऑप्शंस में होते हैं। और इनका मीडियम माध्यम क्या था, मीडियम पर बात कर लेते हैं जिन्हें बोलते हैं माध्यम। तो एक तो अम्लांकन था, अम्लांकन को इंग्लिश में बोलते हैं एचिंग, और दूसरा इनका मीडियम रहा था पेस्टल, पेस्टल में भी इन्होंने काम किया है। और अम्लांकन कौन सा, ताम्र अम्लांकन, ताम्र अम्लांकन।
इनकी कला में ग्रामीण चित्रों और इरोटिक कल्पना शक्ति का बड़ा प्रभावशाली मेल मिलता है। 2016 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री मिला। इनकी बहुत फेमस कृति है, दो कृति दोनों फेमस है। पहली तो है वुमेन इन इंटीरियर, दूसरी है मैन वुमेन एंड ट्री। मैन वुमेन एंड ट्री मैंने एक्सप्लेन भी किया इनके बारे में, मैन वुमेन एंड ट्री। और सेकंड इनका जो इम्पोर्टेंट रहा है वुमेन इन इंटीरियर, दोनों इम्पोर्टेंट है। कुछ इसी तरह से आई थिंक क्वेश्चंस पूछे गए थे। सांथाल फैमिली बहुत फेमस मूर्ति है रामकिंकर बैच की। अब क्वेश्चंस ये यहाँ पर बन मतलब नेक्स्ट इन फ्यूचर एग्जाम में बन सकता है कि सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच ने किस मीडियम में बनाए थे। इसका मीडियम पता होना चाहिए, सीमेंट और कंक्रीट में। और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा गया, इवन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में भी, टीजीटी पीजीटी वगैरह। और कब बनाए थे? 1938 में। राम किंकर बैच एक फेमस मूर्तिकार हैं, आधुनिक मूर्तिकार के जनक कहे जाते हैं इनको। आधुनिक मूर्तिकार का जनक कहा जाता है। राम किंकर बैच का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। कहीं पर 6 देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 10। ठीक है, किसी बुक्स में 1906 डेट दिया होता है और किसी बुक्स में 1910। इस टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ था बांकुरा बंगाल में। ये एक फेमस मूर्तिकार थे और इनको जनजातीय कलाकार के नाम से भी जाना जाता था। जनजातीय कलाकार या मूर्तिकार। भारत में अभिव्यंजनावाद की शुरुआत रामकिंकर बैच की मूर्तियों से शुरू हो जाती है। अभिव्यंजनावाद जिसे एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। रामकिंकर बैच की बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर है। पॉसिबिलिटीज हो तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मिल कॉल, ठीक है। सांथाल फैमिली 1938 में रेडी किए थे सीमेंट और कंक्रीट में। और कहाँ पर है? शांति निकेतन में। इसका साइज था 427 सेंटीमीटर। साइज याद रखिएगा, 427 सेंटीमीटर। संथाल फैमिली 1938 में सीमेंट कंक्रीट में रेडी किए थे राम किंग का बैच। नेक्स्ट इनकी मूर्ति है मिल कॉल, हार्वेस्टर, सुजाता कन्या व लड़की, कुत्ता, मिथुन जिसे कपल्स कहते हैं इंग्लिश में। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा इन्होंने कांसे में रेडी की है। कच्छ देवयानी, आभा रानी, संरचना, विनोदिनी, लैंप स्टैंड, यक्ष यक्षिणी। यक्ष यक्षिणी बहुत फेमस है। यक्ष यक्षिणी के बारे में थोड़ा नोट डाउन कर देती हूँ, जिसे यक्षा यक्षी कहा जाता है। इन्होंने 24 फीट साइज में बनाए थे। साइज है 24 फीट पासाड़ में। पासाड़ दैट मीन्स स्टोन में रेडी किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ कहाँ पर है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली में है। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली में है। यक्षी यक्षी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। 24 फीट साइज है, स्टोन में बनाई गई है, पाषाण में। और नेक्स्ट इनकी मूर्ति है रिटर्निंग होम, जिसे हिंदी में बोलते हैं घर की ओर वापस लौटते हुए। दोपहर की विश्रांति में भिक्षु, पाशर में इन्होंने चित्र बनाए थे। इनको मॉन्यूमेंटल स्कल्प्टर आर्टिस्ट के नेम से जाना जाता है। आधुनिक मूर्तिकार के जनक कहे जाते हैं और अधिकांश शिल्प इनके शांति निकेतन में है। और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1970 में पद्म भूषण मिला। और इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई गई थी 1942 में न्यू दिल्ली में। 1942 में न्यू दिल्ली में इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई गई थी रामकिंकर बैच की। रामकिंकर बैच ने प्रारंभ में वाटर कलर में जो इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए, बाद में ऑयल कलर में इन्होंने काम किया। और इनका जो वाटर कलर वर्क देखने में ऐसा रिप्रेजेंट होता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी से
एक रिफ्लेक्टेड मतलब होता नहीं है मैचिंग करना, तो वैसा मैच करता हुआ। ये एक फेमस मूर्तिकार थे, ये आपको याद रखना है, बट इन्होंने पेंटिंग्स में भी काम किए हैं। रामकिंकर बैज प्रभाववादियों का प्रकाश, सेजान का अंतराल, घनवादियों के तत्वों को कैप्चर किए थे। और प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है लाइट एंड शेड को कैप्चर किए। इनके चित्र भी याद रखिए, हमने यहाँ पे अभी तक सारी मूर्तियां बताए थे, आप चित्र नोट डाउन कर लीजिए। घर की ओर, क्लेवर पासी, सुजाता, कन्या और कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन, मेधाच्छादित, संध्या, कृष्ण जन्म और माँ बेटा, ये दोनों चित्र जो है वो घनवादी शैली पर बने थे। कौन सी? एक तो हो गई ये मेघाच्छादित संध्या, दूसरा है कृष्ण जन्म और माँ बेटा। अब मूर्तियों के बारे में डिस्क्राइब हो चुके हैं, मूर्तियां सारी इंपॉर्टेंट रही हैं, आपको साइज भी याद रखना है। मैं एक बार और इम्पोर्टेंट मूर्ति के बारे में यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ। एक तो इनकी देखिए, सांथाल फैमिली 2427 सेंटीमीटर, शांति निकेतन में है। सेकंड इनकी है यक्षी 24 फीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, स्टोन में बनाए थे। मटेरियल याद रखिएगा, स्टोन में बनाए थे। इनकी मिल कॉल बहुत फेमस है, मिल कॉल शांति निकेतन में ही बनाए थे। हार्वेस्टर, पिकनिक डे, मदर गॉडेस, दोपहर की विश्राम में श्रमिक। इनके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रामकिंकर बैज ने अपनी अधिकांश मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा किस माध्यम में बनाए? सीमेंट और कंक्रीट। और ये भी याद रखिएगा, जो इनकी शुरू की मूर्तियां थी वो क्ले में बनाए थे। क्ले दैट मीन्स मिट्टी में बनाए थे, मिट्टी में। रामकिंकर बैज ने अपने चित्रों में सार्वजनिक प्रदर्शनियां, एग्जीबिशंस नहीं लगाई थी, ठीक है। रामकिंकर बैज की जो मूर्तियों की सतह थी वो अभिव्यंजनावादी, एक बार मैं और नोट डाउन कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अभिव्यंजनावादी दैट मीन्स एक्सप्रेशनिज्म। पहले अभिव्यंजनावादी मूर्तियों की शुरुआत इनके ही वर्क को मतलब इनके वर्क में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ है? ठीक है, लोथल से रिलेटेड, लोथल कहाँ पर है? तो लोथल है गुजरात 55 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। और लोथल की नदी पूछी जाती है, कौन से रिवर? भगवा नदी है, नदी जो है वो भगवा नदी के किनारे गुजरात में है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टास्क ये रहा है कि लोथल से मोहनजोदड़ो का डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। गौरैया और हिरण बने हुए मिले हैं बर्तन पर। इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को। फारस की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई थी, यहाँ से फारस की मुहर प्राप्त हुई थी। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से एक मृदभांड मिला है मिट्टी के बर्तन पर, धूर्त लोमड़ी, ठीक है, धूर्त लोमड़ी। और पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी की शुरुआत हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, याद रखना है आपको। धूर्त लोमड़ी और पंचतंत्र की कहानी का अंकन मिलता है कहाँ पर? तो मृदभांड पर। अब मृदभांड क्या होता है? बर्तन, बर्तनों पर अंकन मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिले हैं। लोथल का सिंधु भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का नगर। मुर्दों का टीला किसे बोलते हैं? मुर्दों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। अब मुर्दों का नगर पूछा जाए तो लोथल याद रखना है आपको। लोथल से शतरंज के नमूने, फारस की मोहर,
जहाजों की पेंदी, घोड़े की लघु मृण मूर्तियां, मतलब घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। 3 युगल समाधि मिली है यहाँ से, 3 युगल समाधि। सोने के दाने मिले हैं, सीप तथा तांबे की चूड़ियां मिली हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, तांबे का हंस मिला है। तांबे का हंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे का हंस। नेक्स्ट है पक्षी, भैंस, खरगोश, कुत्ता तांबे से बना हुआ यहाँ से मिला है। यहाँ से नाव के आकार के 2 मुहर मिले हैं। नाव के शेप में कितने मुहर मिले हैं? कुछ इसी तरह तो नाव का शेप होता है। तो कितने मोहर मिले? 2 मोहर मिले हैं। याद रखना है कि लोथल से नाव के शेप में कितने मोहर मिले? 2 मोहर मिले। यहाँ से 17 कब्र प्राप्त हुए हैं, 17 ग्रेव, 17 कब्र मिले हैं, जिसमें 3 युगल समाधि, 3 कब्रों में 2-2 को दफनाया गया है। 3 युगल समाधि, 3 कब्रों में 2-2 को दफनाया गया है। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि अभी तक जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य द्वार थे वो पीछे की तरफ से खुलते थे, और यहाँ पर क्या होता है, मुख्य द्वार, मकानों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग से खुलते हैं। जैसे हम लोगों का घर जो हम सभी का घर ऐसे होता है ना, रोड के यहाँ पे सामने घर बना होता है तो सामने से दरवाजा होता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीछे से दरवाजा होता था। लेकिन जो लोथल एक ऐसा पार्ट है जिसमें फ्रंट पे ही दरवाजा होता था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। चलें, लोथल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम में जो भी आएंगे यहीं से आएंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रम्प ऑफ लेबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्रम की विजय। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? कृति दैट मीन्स किसकी मूर्ति है? ट्रम्प ऑफ लेबर बहुत फेमस मूर्ति है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी के द्वारा बनाया गया। देवी प्रसाद रॉय चौधरी एक फेमस मूर्तिकार है, फेमस मूर्तिकार है। देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने श्रम की विजय, देखिए इन्होंने 2 श्रम की विजय बनाई है। एक 1959 में श्रम की विजय रेडी किए थे कांसे में, और कहाँ पर है ये? तो मरीना बीच, मरीना बीच चेन्नई में है, चेन्नई में। सेकंड इन्होंने 1954 में रेडी किए थे, और कहाँ पर है ये सेकंड वाला इनका श्रम की विजय? तो ये है नगमा में, जिसे बोलते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और एग्जाम में मरीना बीच चेन्नई नहीं था, नगमा था, तो नगमा ही करेक्ट होगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। और किस मीडियम में बनाए थे? जो इन्होंने नगमा में बनाया, जैसे कांसे में बनाए थे मरीना बीच चेन्नई में, और नगमा में जो इन्होंने बनाया है वो है सीमेंट, उसका माध्यम है सीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पॉसिबिलिटीज हो तो इसको नोट डाउन में नोट कर लीजिए। और इनके कुछ अदर्स वर्क है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 1899 में ताजहाट बांग्लादेश में, रंगपुर ताजहाट बांग्लादेश। और जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया है कि विषय इनके क्या थे? सब्जेक्ट मैटर तो महिला, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर महिला। माध्यम क्या था? मीडियम, मीडियम था इनका कांसा और प्लास्टर, कांसा और प्लास्टर। और भी काफी मतलब मटेरियल में इन्होंने काम किया, लेकिन फेमस रहे थे कांसा और प्लास्टर के लिए। 1929 में देवी प्रसाद रॉय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में भारतीय प्राचार्य रहे थे, और ये ऑगस्ट रॉडिन और वर्डेले से इन्फ्लुएंस थे। ऑगस्ट रॉडिन वेस्टर्न फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट है ना, और वर्डेले, वर्डेले से इन्फ्लुएंस थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। 1959 है ना, 1954 सॉरी 1954 टाइम ड्यूरेशन है ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का, यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष
अध्यक्ष थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी, और इनका ट्रम्प ऑफ लेबर जिन्हें श्रम की विजय कहते हैं, ये दोनों जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1959 में कांसे में बनाए थे, मनीला बीच चेन्नई में। 1954 में नगमा में रेडी किए थे सीमेंट में। नेक्स्ट वर्क देख लीजिए, मतलब बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दांडी मार्च। नेक्स्ट है शहीद स्मारक, जिसे मार्टिन्स मेमोरियल बोलते हैं, पटना संग्रहालय में है, कांसे में बनाई गई है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा, विक्ट्री ऑफ हंगर, अंतिम यात्रा, जब जाड़ा आता है। सड़क बनाने वाले, रोड मेकर्स इंग्लिश में कहते हैं, प्लास्टर में रेडी किए थे। स्नान करती नारी, मूर्ति थी ध्वंस देवता, पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट है। उसका प्रॉपर क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला, तो मैं चोल राजवंश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन फ्यूचर एग्जाम के लिए आपके लिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। देखिए, चोल राजवंश, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1852 1267। इस काल में सभी मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित हुए थे। द्रविड़ शैली मंदिरों का तीन क्रम है, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो सारी जो शैलियाँ रही थी वो द्रविड़ शैली थी। चोल डायनेस्टी, चोल टाइम ड्यूरेशन की जितनी भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली की हैं। इस काल में नटराज, चतुर्भुजी, कांस्य की मूर्तियां बनाई गई। और चोल फेमस क्यों रहा था? ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ के नटराज के स्कल्पचर बहुत फेमस है। और दूसरा है उमा देवी की प्रतिमा। तंजौर के भित्ति चित्र शंख व सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर पर बनाए गए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि तंजौर शैली किस टाइम ड्यूरेशन की थी? चोल टाइम ड्यूरेशन की थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल। संस्थापक विजयालय चोल। और इस वंश के शासक थे शैवमत। इस वंश के जो शासक थे वो शैवमत के अनुयायी थे। अतः विशेष रूप से इनके समय में शिव मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियां कौन सी बनाई गई? शिव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चतुर्भुजी नटराज बहुत फेमस है। इन शासकों की राजधानी थी तंजौर। पूछा जाता है ना, चोल काल का तंजौर, राजधानी तंजौर थी। इन्होंने ग्रेनाइट पत्थर में मंदिरों का निर्माण कराया। इनके मंदिर दुर्ग पद्धति पर आधारित है। मंदिर जो बनाए गए वो किस पद्धति पर आधारित है? दुर्ग पद्धति पर। और सारे मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। ये चोल नरेशों के काल में निर्मित प्रारंभिक मूर्ति पुदुकोट्टई राजवंश में है। और ये जो मंदिर रहे हैं, 3 मंदिर बहुत फेमस है। एक है मुचु कुंडेश्वर मंदिर, मुचु कुंडेश्वर मंदिर। दूसरा हो गया कदम्बर मंदिर, कदम्बरम मंदिर आपने सुना होगा, कदम्बरम मंदिर। और तीसरा है बाल सुब्रमण्यम मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर। नटराज की मूर्ति के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चोल डायनेस्टी की ये हिस्ट्री थी। देखिए, नटराज के स्कल्पचर बहुत फेमस है। थोड़ा सा नटराज के स्कल्पचर के इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ। बनाई किस में गई है? तो ब्रॉन्ज में। मटेरियल क्या था? तो ब्रॉन्ज के लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। और ये मूर्ति जो है ये 4 भुजी मूर्ति है। 4 भुजी क्यों कही जाती है इस मूर्ति को? क्योंकि नटराज मूर्ति शिव के तांडव नृत्य से ली गई है। इसमें शिव के 4 हाथ बनाए गए हैं। शिव जी के 4 हाथ हैं और मूर्ति का जो डायरेक्शन है वो तांडव नृत्य में है। केस ऊपर की ओर
उठे हुए बनाए गए हैं जिस पर देवी गंगा बनी हुई है। केस पर देवी गंगा बनी हुई है। नृत्य की ताल देने की मुद्रा में व्यवस्थित है। इस मुद्रा में जो दाहिना पैर है, दाहिना पैर वो तमस को कुचलता हुआ दिखाया गया है तथा जो बायां पैर है, बायां पैर वो नृत्य की गति में ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है, जिसे बोलते हैं अपसमरी पुरुष। दाहिने हाथ में डमरू है। दाहिने हाथ में क्या है? दाहिने पैर और बाएं पैर तो क्लियर हो गए। अब दाहिने हाथ में क्या है? दाहिने हाथ में डमरू है। ठीक है, इस तरह से एज्यूम कर लीजिए इनके दाहिने हाथ में डमरू है। बाएं हाथ में अग्नि है। बाएं हाथ में क्या है? अग्नि है, आग है। शेष दो हाथ जो बचे हैं, दाहिना अभय मुद्रा में है, दूसरा दाहिना हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है, और बायां हाथ जो है, बायां हाथ वो वरद मुद्रा में है, वरद मुद्रा में। बस यही इंपॉर्टेंट टास्क था। सांची को देखिए मौर्य टाइम ड्यूरेशन में रखा जाता है। 3 है, सांची, भरहुत और अमरावती। तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमरावती सबसे पहले देखिए, सांची मौर्य डायनेस्टी का है, भरूच सुंग डायनेस्टी का है, अमरावती सातवाहना टाइम ड्यूरेशन का है। सांची की खोज 1818 में जनरल रॉयलेट ने किया। जनरल रॉयलेट। और ये कहाँ पर है? और ये है रायसेन जिला में। जिला कौन सा है? रायसेन जिला। और किस में बनाई गई है? याद रखना है आपको, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। और इसका प्राचीन नाम है ककंद बौद्ध। प्राचीन नाम ककन बौद्ध है, ककन बौद्ध। इसका टाइम ड्यूरेशन है 250, कह लें मौर्य डायनेस्टी का 250, 250 ईसा पूर्व। कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी के रायसेन जिला, सर रायलेट ने 1818 में इसका खोज किए थे। और इसका व्यास कितना है? तो व्यास है 120 फीट। 120 फीट व्यास है और 36 मीटर। ठीक, व्यास जो है वो 120 फीट है, मीटर में है 36 मीटर। और इसमें जो ऊंचाई है सांची के स्तूप की वो 54 फीट है। त्वरण द्वार जो है वो सफेद चूना पत्थर से बनाया गया। जो सांची का स्तूप बनाया गया है वो है रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर। लेकिन जो त्वरण द्वार बनाए गए हैं वो व्हाइट लाइम स्टोन से बनाए गए हैं, सफेद चूना पत्थर से। प्राचीन दक्षिण त्वरण द्वार और सुरक्षित उत्तरी त्वरण द्वार है। इस स्तूप को सम्राट अशोक के प्रतिपादन द्वारा बनवाया गया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भरहुत के बारे में। यहाँ पे 4 त्वरण द्वार थे, याद रखना है 4 त्वरण द्वार थे। त्वरण द्वार के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे प्राचीन त्वरण द्वार कहा जाता है दक्षिणी त्वरण द्वार को। डायरेक्शन देखिए, इस तरह से डायरेक्शन था। सबसे सुरक्षित त्वरण द्वार है उत्तर का, उत्तर का सबसे सुरक्षित है। दक्षिण का सबसे प्राचीन है और पश्चिम का सबसे नवीन है। ठीक है, अब देखिए उत्तरी त्वरण द्वार के बारे में बता देते हैं। उत्तरी त्वरण द्वार में बेसांतर जातक, छंदन जातक और जतवन जातक स्मृति अवशेष हैं और स्मृति अवशेष पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दक्षिणी त्वरण द्वार पर, जो सबसे प्राचीन त्वरण द्वार है। यहाँ पे बनाई गई है गज लक्ष्मी श्रीदेवी अशोक का रामग्राम यात्रा। पश्चिमी त्वरण द्वार पर देखने को मिल जाता है महाकपि जातक और अस्थियों के लिए युद्ध। फिर आ जाता है पूर्वी त्वरण द्वार में महाभिनिष्क्रमण 7 बुद्धों के तपस्या को दिखाया गया है। सो यहाँ पर सांची कंप्लीट हो गया। सेकंड भरूच के बारे में बात कर लेते हैं। भरूच की खोज हुई थी 1873 में।
कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। कनिंघम के द्वारा 1873 ईस्वी में भरूच की खोज हुई है। और भरूच का व्यास कितना है? जिस तरह से सांची का व्यास था 120 फीट, वैसे भरूच का व्यास है 68 फीट, 68 फीट व्यास है। और यहाँ भी 4 तोरण द्वार हैं। सतना जिला एमपी में है। जिस तरह से सांची था रायसेन जिला एमपी में, और ये है सतना जिला एमपी में। सांची था मौर्य टाइम ड्यूरेशन का, भरूच है शुंग काल का। ठीक, भरूच शुंग काल का है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में यहाँ के अवशेष रखे हुए हैं। यहाँ पर जो जातक कथाएं स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया, भरूच में 40 जातक कथाएं वैसे होती है ना, 547 जातका स्टोरीज, और भरूच में दिखाया गया है 40 जातक कथाएं, 6 बुद्ध के जीवन का दृश्य और 40 यक्ष यक्षिणी की कहानियों को रिप्रेजेंट किया गया है। सांची और भरूच स्तूप लोक जीवन से प्रेरित है। यहाँ के उत्कृष्ट चित्र मूर्तियों में माया देवी का स्वप्न बहुत फेमस है। भरूच में पूछा ही जाता है माया देवी का स्वप्न और जितवन दान, ये दोनों बहुत फेमस रहा था भरूच का। सो फाइनली भरूच कंप्लीट हो गया। भरूच में यक्ष और यक्षिणी के बारे में बता देते हैं। जो 40 यक्ष और यक्षिणी बनाई गई हैं, यक्ष का जो नेम है नोट डाउन कर ले, मैं नेम बताती हूँ। गगित यक्ष, सुप्रवास, सुचिलोभा, आजकालिक और विरूड़क कुबेर। अब आ जाती है यक्षिणी। यक्षिणी को क्या कहा जाता है? तो चोलाकू का यक्षी तो भूलिएगा ही नहीं, पूछा जाता है ना चोलाकू का यक्षी कब की है। चोलाकू का यक्षी जो है वो भरहुत के टाइम ड्यूरेशन में। और दूसरा नेम है सीरीमा, सुभद्रा, समा, मिश्र, यक्षी चंद्रा। यक्षी चंद्रा भी याद रखना है आपको। यक्षी चंद्रा और चोलाकू का यक्षी पूछी जाती है भरूच से। भरूच मूर्ति कला का दूसरा केंद्र माना जाता है और प्रथम सांची माना जाता है। भरूच में बुद्ध के चरण चिन्ह, प्रथम पदकोट, बोधिसत्व आदि अंकित किए गए हैं। कहीं कहीं पर बुद्ध की कृतियां नहीं बनाई गई हैं, उसके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। और भरूच में व्यंग्य संबंधित चित्र जैसे कार्टूनिस्ट टाइप के, जिसे देखकर हंसी आ जाए ऐसे तरह के डिपिक्ट किए गए हैं। बंदर बाजे गाजे के साथ बनाए गए हैं। दांत को रस्सी से फंसाकर हाथियों का दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अमरावती के बारे में। सो आई थिंक सांची और भरूच क्लियर हो गया होगा। अब अमरावती के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। अमरावती स्तूप किस टाइम ड्यूरेशन की है? सातवाहना। देखिए सांची थी मौर्य और भरूच थी शुंग काल की और अमरावती है सातवाहन काल की। सातवाहना टाइम ड्यूरेशन की अमरावती है। इसका टाइम ड्यूरेशन है सातवाहना का 200 BC टू 225 AD। ये सातवाहना काल का टाइम ड्यूरेशन है। संस्थापक कहे जाते हैं शिवमुख। शिवमुख संस्थापक कहे जाते हैं और इसकी राजधानी थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इस काल के दौरान महाराष्ट्र में काले, नाशिक, कन्हेरी, पितलकोहा गुफा, अमरावती, नागार्जुन कोंडा तथा नीलकुंठ स्तूप आंध्र प्रदेश में बनाया गया गुफा भी यहाँ पर रहा है। सबसे पहले देखिए अमरावती का प्राचीन नाम क्या है, जिसे कक्कनबोध कहा जाता था ना सांची को, उसी तरह से इसे बोला जाता था अमरावती को ध्यान कटक। अमरावती का प्राचीन नाम है ध्यान कटक। अमरावती का जो समय है वो है 200 BC। अमरावती स्तूप का निर्माण कराया गया है संगमरमर से, दैट मीन्स मार्बल। श्वेत संगमरमर से निर्माण किया गया है, श्वेत संगमरमर। और यहाँ पर हीनायान और महायान
हीनयान, महायान, दोनों संप्रदाय के वर्क देखने को मिल जाते हैं। हीनयान क्या होता है, तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु के सिंबल्स के प्रेयर्स होते हैं, उनके स्तूपों की या फिर उनके प्रतीकों की। और महायान उन्हें कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु के फुल फिगर्स के स्टैचू के पिक्चर्स को प्रेयर किया जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती स्थित है। अमरावती का व्यास है 80 से लेकर 100 फीट, ये व्यास रहा था। और इसकी खोज किए थे 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने। कर्नल मैकेंजी। नदी पूछी जाती है, नदी है कृष्णा नदी। हमेशा पूछा जाता है अमरावती से रिलेटेड कि नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। गांधार कला का प्रभाव अमरावती पर देखने को मिलता है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और भारतीय संग्रहालय कोलकाता मद्रास संग्रहालय में एग्जिबिट है अमरावती के मतलब जो अवशेष वगैरह हैं। सो फाइनली अमरावती भी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए मैं जितने भी एक्सप्लेन की हूँ, केवीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन एक्चुअल में कौन सा टर्म्स था, पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस तो मुझे रिमाइंड भी नहीं है। और मैंने जो इम्पोर्टेंट टास्क थे इन फ्यूचर एग्जाम के लिए, मैंने प्रॉपर A to Z सारे लाइंस रिप्रेजेंट किए हैं आपके सामने। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।